गेहूं को लेकर के जो बाजार है, मेरा पहला सवाल आपसे वो क्या नज़र आता है? डोमेस्टिक सिनेरियोज क्या हैं, इंटरनेशनल सिनेरियोज क्या हैं, और प्रोडक्शन आप क्या देख रहे हैं? जहाँ तक गेहूं का करंट बाजार है, गेहूं का करंट बाजार इस साल आप अगर जून से पकड़ें तो अब तक एकदम फ्लैटिश सन्नाटा छाया हुआ बाजारों में, क्योंकि सबको पता है कि इस साल फसल अच्छी है। दूसरा, सरकार ने भी जो है स्टॉक लिमिट्स लगा रखी है, काफ़ी अंकुश लगा रखा है बाज़ारों में, वीकली रिपोर्टिंग हो रही है, स्टॉक की लिमिट जो है घटती जा रही है। तो जो एक ट्रेडर होता है जो गेहूं पे पैसा लगाता है, कमोडिटी पे अपना निवेश करता है, उससे कोई फेयर रिटर्न की गुंजाइश रखता है, वो सब नुकसान में आ गए हैं, क्योंकि मंथली कैरी है, ब्याज है, भाड़ा है, इंश्योरेंस है, फ्यूमिगेशन है, ये सब खर्चे लगते हैं। और जो डिमांड जिस तरह से आनी चाहिए थी वो आई नहीं इस साल, क्योंकि सबको पता है कि गेहूं की फसल काफ़ी है इस साल। सरकार के आंकड़े भी 117 के हैं, जिसके भी अलग अलग आंकड़े हैं, उसमें भी एक बात कंसिस्टेंट है कि पिछले साल के एवज में सब ने अपने खुद के आंकड़े से 4 से 5 मिलियन टन ज़्यादा है। डर ये है, डर नहीं, 24-25 की बात कर रहा हूं। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि पिछले साल के हर एक के अपने अपने आंकड़े थे, उससे जो है इस साल ज्यादा है। 4 से, लोगों का अनुमान था 3 से 4 मिलियन टन ज्यादा है। अब कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है 6 से 7 मिलियन टन ज्यादा है। हम लोगों ने पिछले साल के प्रोडक्शन को अंडर एस्टिमेट किया है, और सरकार का जो आंकड़ा है वो इतना एग्जैजरेटेड नहीं लग रहा है। क्योंकि जिस तरह की सप्लाई मार्केट में दिख रही है, आज तक अभी तक जो स्टॉकिस्ट है वो अपने स्टॉक को एग्जिट नहीं कर पाया है बिकॉज ऑफ डिप्रेस्ड मार्केट्स। एंड कल OMSS स्कीम भी अनाउंस हो चुकी है, तो मुझे लगता नहीं 2-3% कोई बड़ी बात नहीं होती है वीट जैसे कमोडिटी में, और वो भी आधा साल गुजरने के बाद। उससे ज़्यादा हेर फेर बाज़ारों में नहीं होगा। ठीक है, आपने प्रोडक्शन की बात की कि पिछले साल 2024-25 का जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है वो सरप्लस आंकड़ा निकल करके आ रहा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, और अब इंडस्ट्री ऐसा मान रही है कि हो सकता है कि 6 मिलियन टन जो है उसका इंक्रीमेंटल हो। जो इस साल बारिशें हुई 2025 के अंदर में अच्छी बारिशें हुई, क्लाइमेट चेंज भी दिखाई दे रहा है, और उन बारिशों का असर साइंटिस्ट्स का ऐसा मानना है कि जो आने वाली सर्दी है उस पर अच्छा दिखाई देगा, और टेम्परेचर जो है वो डाउन रहेगा, और उसका सीधा सीधा फायदा जो है वीट को मिलेगा। और वीट की चूंकि अभी सोइंग शुरू हो रही है, तो वहां पर जो प्रोडक्शन है अगले साल 2025-26 का जो प्रोडक्शन निकल करके आएगा, उसके अंदर करीब करीब और 10 से 15% का इजाफा हो सकता है। 10 से 15% का इजाफे से मतलब क्या ये समझा जाए कि एक 1300 लाख मीट्रिक टन यानी कि 130 मिलियन टन यहाँ पर अगले साल का हम प्रोडक्शन क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं कोई नंबर पे तो अपनी उंगली रखूंगा नहीं कि जैसे आपने कहा 130, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि सब फैक्टर्स फेवरेबल है सो फार, चाहे वो सॉइल मॉइस्चर हो या क्लाइमेट फोरकास्ट हो। लेकिन देखिए, क्लाइमेट फोरकास्ट जो है ये हमेशा आपको सरप्राइजेस देता है। असली एस्टिमेट क्लाइमेट का, वेदर का कोई निकाल नहीं पाता, एक इंडिकेटिव ट्रेंड रहता है। हाल ही के इंडिकेटिव ट्रेंड के हिसाब से वी आर वेल प्लेस्ड, वी शुड सरपास लास्ट ईयर्स प्रोडक्शन। इट कुड बी एनीवेयर फ्रॉम द रीजन ऑफ 3-4% to 5-6%, आई वुड से। उससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है। ये भी एक थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक नंबर है, बट डेफिनेटली पिछले साल के एवज में इस साल कोई कमी नहीं रहेगी, उससे थोड़ा 21 ही रहेगा। वीट को लेकर के अभी पीछे, हालांकि वीट नहीं कहूँगा पर्टिकुलरली, फूड को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, और चूंकि वीट एक मेजर हमारा फूड इंग्रेडिएंट है, और फूड स्टेपल के तौर के ऊपर पे हमारे पास में वीट सबसे बड़ी एक कमोडिटी है, और इसके अंदर में न्यूट्रिशंस को लेकर के अब सवाल खड़े होने लगे हैं। और चाहे हम साइंस और एग्री टेक की बात करें, तो जब से एग्री टेक वर्ड यूज़ होने लगा है, तो उसके बाद से न्यूट्रिशन वैल्यूज़ और अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडास को ऐड ऑन किया जा रहा है। फोर्टिफाइड वीट, बायो फोर्टिफिकेशन, और साथ में जेनी जेनोमाइक्रोज, इनको आप किस तरीके से देखते हैं?
और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय के अंदर में वीट के अंदर में ऑटोमेटिकली जो नई वैरायटीज इंट्रोड्यूस होंगी उसके अंदर आपके न्यूट्रिशन वैल्यूज का जो कंटेंट है वो बेहतर होगा, और उसको मार्केट साइज को आप क्या देखते हो? देखिए, जहाँ तक वीट का सवाल है और न्यूट्रिशन का सवाल है, आपको सही न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट से मिलेगा। वीट एक स्टेपल है, वीट अपना काम करेगा, साग सब्जी दाल अपना काम करेंगे। आपको अल्टीमेटली एक होलसम न्यूट्रिशन बैलेंस्ड डाइट की ओर जाना पड़ेगा। वीट आज की तारीख में अपना रोल पूरी तरह निभाता है। जहाँ तक जितना प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, वो चीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेपल डाइट। एंड एक चीज़ तो जो है आपको सब कुछ दे नहीं सकता, कोई मल्टीविटामिन तो बन नहीं सकती वीट। हर चीज़ के लिए जो है आपको सोर्सेज अलग रहेंगे। और जहाँ तक आपने जो जीनोम और वो सब चीज़ों का जिक्र किया, देखिए ये सब एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, ट्रांजिशन स्टेज पे है। दुनिया तरक्की कर रही है। दूसरे जैसे एआई की नॉलेज है या जेनेटिक्स की नॉलेज है, वो सब लोग जो है हर चीज़ में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वीट में भी काफ़ी रिसर्च चल रहा है और हर एक की प्रायोरिटी अलग है। फार्मर की प्रायोरिटी ये है कि उसको वेदर रेजिस्टेंट सीड चाहिए, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट सीड चाहिए, हाई प्रोडक्टिव वाला सीड चाहिए। पास्ता मैन्युफैक्चरर बोलता है हमें हाई प्रोटीन वाला आप वीट ले क्या कह दीजिए। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आप इसमें न्यूट्रिशन ऐड कीजिए। तो सबकी जो है इच्छाओं की तो पूर्ति होने वाली नहीं है, बट दिस इज अ विश लिस्ट। एंड कई चीज़ें आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगी। ज़्यादातर फार्मर के इंटरेस्ट में वर्क होता है, बिकॉज ही इज पेइंग फॉर द सीड, ही इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ग्रोथ। एंड उसके बाद कंज्यूमर के इंटरेस्ट में भी आने वाले सालों में ज़रूर जो है देयर विल बी न्यू सरप्राइजेस। फ्लावर मिल्स की तरफ आपको क्या लगता है, किस तरीके के चैलेंजेस हैं फ्लावर मिलर्स के लिए, और इंटरनेशनली सिनेरियोज और डायनामिक्स किस तरीके से बदल रहे हैं? जहाँ तक फ्लावर मिल का सवाल है, ये पॉलिसी का शिकार है, क्योंकि हम जो वैल्यू चेन है वीट के उसके बीच में है, और सरकार का जो इंटरेस्ट है वो कभी फार्मर की तरफ कभी कंज्यूमर की तरफ पेंडुलम की तरह जो ऑसिलेट करता रहता है, और बीच में फ्लावर मिल वाला पिसता जाता है। क्योंकि अगर फसल के दाम कम हो तो नुकसान है फार्मर को, और अगर फसल के दाम ज़्यादा हो तो कंज्यूमर को नुकसान है। उस चीज़ का जो फाइन बैलेंस है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरमीडिएटरी करेगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो इतने जो अंकुश लगे हुए हैं वीट के ट्रेड पे, और जो एक डेमोक्रेटाइज हो गया था ग्रेन ट्रेड आज से कुछ साल पहले तक, अभी वो वापस जो है सरकार की मुट्ठी में आ गया है। और जो कीमतें हैं या सप्लाई सिचुएशन है, जो भी आज के तारीख में आप हालात देख रहे हैं, वो वहाँ पर है जहाँ सरकार देखना चाहती है। तो प्राइवेट मिलर्स जो हैं दे आर जस्ट प्रोसेसर्स, क्योंकि गेहूं को जो है एज इट इज़ खाया नहीं जाता, उसे पीस के या उसमें से मैदा एक्सट्रैक्ट करके ही खाया जाता है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्लावर मिलर्स जो है पॉलिसी के शिकार है आज की तारीख में। जहाँ तक ग्लोबल सिनेरियो है, देखिए ग्लोबली गेहूं इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं है जितना इंडिया में है। हिंदुस्तान में कोई भी मिल वाला चाहे तो एक ट्रक गेहूं खरीद सकता है और अपनी मिल चला सकता है, कारोबार शुरू कर सकता है, एसएमई बन सकता है, छोटी चक्की लगा सकता है। उस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत है इंडिया में। वेरएस वेस्टर्न वर्ल्ड में सारा वीट कंसोलिडेट होता है इन बिग हैंड्स, फ्यू हैंड्स। एंड जो नॉन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है वर्ल्ड की, उधर मिलर को कम से कम एक जहाज़ 30, 35, 40, 50 हज़ार टन का खरीदना होता है। यहाँ पर 25 टन रोज भी एक प्रोसेसर इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया रिक्वेजिशन कर सकता है, और वो उसके मिल तक डिलीवर भी किया जाता है। तो वो सिनेरियो अलग है। बट एट सम पॉइंट जैसे जैसे हमारा यूज़र बेस कंसोलिडेट होता जाएगा, जैसे आज से जो बिस्किट फैक्ट्री हैं उसकी 10 गुना कैपेसिटी की बिस्किट फैक्ट्रियाँ लगेंगी, या 10 गुना बड़ी ब्रेड फैक्ट्रियाँ लगेंगी, जो आज वहाँ पर भी कैपेसिटी फ्रैगमेंटेड है। तो यहाँ पर भी जो है बिगर कैपेसिटीज, मोर इकोनॉमिक कैपेसिटीज की मिलें लगनी शुरू होगी। बट दैट इज़ द फ्यूचर पाथ। रोटी को लेकर के बड़े मिथ हैं। लंबी उम्र करनी है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप रोटी खाना बंद कर दीजिए, और ग्लूटन एक बड़ा इशू है आपकी इंडस्ट्री के बीच के अंदर में, उसको लेकर के इस समय सोशल मीडिया भरा पड़ा है।
उसको आप किस नज़र से देखते हैं? और बीइंग वीट प्रोसेसर, आपको क्या लगता है कि क्या मार्केटिंग की कमी है, उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा है, या जो भी मार्केट के बीच के अंदर में ग्लूटन को लेकर के चर्चाएं हैं उसके ऊपर पे इंडस्ट्री जो है फोकस होकर के हैमर नहीं कर रही? देखिए, जो एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो वीट की बुनियाद पे आगे बढ़ा है दुनिया में। जो गेहूं है उसने जो है ह्यूमैनिटी को स्थिरता दिलाई, जिसकी वजह से जो है हर चीज़ का डेवलपमेंट हुआ। अब सडनली कोई भी आदमी, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा रोल है, एंड वो विदाउट एनी अथॉरिटेटिव बेसिस कुछ भी कहते हैं और वो एक प्रोपेगेंडा बन जाता है। और जो वीट है वो तो अपने पूर्वज क्या सारी दुनिया खा रही है। अगर यही बीमारी का घर होते तो जो है मैनकाइंड वुड नॉट हैव प्रोग्रेस्ड। एवरीबडी इज कंज्यूमिंग वीट। हाँ, एक बात है, जैसे किसी आदमी को शक्कर नहीं माफिक आता क्योंकि वो डायबिटिक है, किसी को दूध नहीं माफिक आता बिकॉज वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है, वैसे 1-2% दुनिया में ऐसी आबादी है जिनके डीएनए म्यूटेशन हो चुका है या कुछ ना कुछ, और जो है दे आर प्रॉबेबली सीलियाक इंटॉलरेंट, उनको नहीं माफिक आता होगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि 98% लोगों के लिए भी वो माफिक ना आने वाली चीज़ है। मेरे ख्याल से तो एंटायर ह्यूमैनिटी हैज़ प्रोग्रेस विद वीट इन द वेरियस फॉर्म्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप गेहूं नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? मुझे तो समझ में नहीं आती ये बात। और आजकल बिना कोई बेसिस लोग प्रोपेगेंडा कर लेते हैं। कोई बोलता है मुझे केल खाओ, कोई बोलता है किनोवा खाओ, कोई बोलता है एवोकाडो खाओ। अरे हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है, कहाँ से खाएं? जो मिलेगा वही खाएंगे। वही खाएंगे। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है गेहूं के प्राइजेस इस साल क्या देखते हैं? अपर एंड क्या दिखाई देता है, और क्या आपको लगता है कि एमएसपी के नीचे जा सकता है क्या गेहूं? देखिए, ये लगभग साल भर एमएसपी के एटे बेटे ही रहा है गेहूं। एमएसपी से बहुत ज़्यादा 1-2%, कभी नीचे कभी 1-आधा% ऊपर। एंड जैसे मैंने कहा, सरकार के हाथ में चाबी है और जो फ्लोर भी वही सेट करती है सरकार एमएसपी के द्वारा, और ओएमएस से सीलिंग भी वही सेट करती है। मुझे नहीं लगता 2-3% से ज़्यादा अगले 3-4 महीने में कुछ देखेंगे। बाकी जैसे वेदर है, पॉलिटिकल रीज़न हो, कोई एक्सटर्नल रीज़न हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई की तरफ से कोई चिंता का विषय नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं करनी, सवाल ही नहीं उठता, ऐसे लग रहा है आज की तारीख में तो। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।